नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा अब विदर्भ पहुंच चुकी है। 11 जिलों वाले विदर्भ में 10 लोकसभा सीटें हैं, इसीलिए जो इलाका है ये बेहद अहम है। विदर्भ में सूखे और कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या अक्सर सुर्खियां बनती है। विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भी रह रहकर उठती रहती है। इलाके के ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेतीबाड़ी पर टिकी हुई है। हमने जाना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इलाके विदर्भ में लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की यवतमाल जिले से। आइए जानते हैं यवतमाल की जनता की राय। विदर्भ की ज्यादातर आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी है, इसीलिए हमने अपनी वोट यात्रा भी ग्रामीण इलाकों से ही शुरू की। राजूरवाड़ी गांव जाते वक्त रास्ते में हमें कई किसान खेतों में काम करते हुए दिखाई दिए। कोई गोपालन के जरिए अपनी आजीविका कमाता है तो कोई हल चलाकर। रास्ते में साइकिल पर सवार ये किसान दिखे। किसान की पीठ पर ये जो मशीन है, इसका इस्तेमाल खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए होता है, लेकिन मशीन के अंदर से निकलने वाला कीटनाशक किसानों का काल बन रहा है। जिले में कई किसान जहरीले कीटनाशक के कारण दम तोड़ चुके हैं। ग्रामीण भारत की तस्वीरें देखते हुए हम शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर राजूरवाड़ी गांव पहुंचे। करीब 1600 की आबादी वाले राजूरवाड़ी की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले साल गांव के एक किसान ने मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए 3 पन्ने की चिट्ठी लिखकर आत्महत्या कर ली थी। गांव में कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और कई किसान कीटनाशक के इस्तेमाल के कारण अकाल मौत का शिकार हुए हैं। हमने गांव के किसानों से जाना कि क्या उन्हें कभी कीटनाशक इस्तेमाल के लिए सरकारी ट्रेनिंग मिली है। नहीं, ऐसे तो नहीं, वो बताते हैं, मगर वो क्या बोलते हैं हमको, जो दवाई का असर नहीं होता है वही दवाई का हमको सिफारिश करते हैं, मगर वो दवाई से हमारे कॉटन पे कोई असर नहीं होता है। तो बताते हैं अधिकारी की ये दवाई छिड़को, उससे जो कीड़े लगते हैं उस पर कोई असर नहीं, उसका कीड़े पे कोई असर नहीं होता है। इसलिए हम जो भी दुकान से मिलता है अच्छे में, और दुकान वाले जो बोलते हैं हिसाब से फिर हम करते हैं। राजूरवाड़ी में ही हमें एक किसान मिले जो कीटनाशक छिड़कने की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे। गनीमत रही कि जान बच गई। कितने दिन रहे अस्पताल? 6 से 7 दिन रहे हैं। पिछले साल बहुत लोग बीमार पड़े यवतमाल में और विदर्भ के कई जिलों में इस तरह के। तो इस बार भी आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी कि छिड़काव कैसे करना और कौन से कीटनाशक से करना छिड़काव? दी थी, लेकिन किसने दी थी जानकारी? दी थी नहीं, आए नहीं थे, जब मालूम नहीं, मेरे को जानकारी दी नहीं थी। हाँ। हमने गांव के लोगों से ये भी जाना कि केंद्र सरकार की परियोजनाएं उनके घरों तक पहुंच भी पा रही हैं या नहीं। हाँ, गांव में तो अभी बिजली का बहुत से कनेक्शन आया है और उज्ज्वला योजना के भी बहुत से लोगों का लाभ हुआ। यहाँ पे उज्ज्वला के जो गैस लाभार्थी ज्यादा हो गए। यहाँ पे घर किसी का बना? वहाँ तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, घर बन रहा है बहुत लोगों का। यहाँ पे बन रहा है, जमीन पे है, गांव में बन रहा है घर? नहीं, अभी फिलहाल तो गांव में बहुत कम घर आए, यानी 10-12 घर आए अभी यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं, वो क्या बोलते हैं, पंचायत विभाग की तरफ से रहते हैं, बीडीओ ब्लॉक से। वो घर को योजना, तो प्रधानमंत्री हो गए शायद, ऐसे मिल गए। और ये बताइए कि आपके गांव में पिछले साल बहुत सारे सुसाइड हुए, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो क्या सरकार की योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं? कोई ध्यान देने वाला है नहीं? नहीं, सरकार की योजना नहीं पहुँच रही यहाँ पे। सही में एक सही बात है यहाँ पे, क्योंकि गांव में जो योजना है वो सही तरीके से यहाँ कोई लाने वाला नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास थोड़ा कम ही हुआ इधर ग्रामीण एरिया में हमारे। गांव वालों की शिकायत है कि कभी कोई उनका हाल जानने नहीं आता। विधायक सांसद को इधर आते, कभी ध्यान देने आते? कोई आते नहीं ना, अधिकारी तो दिखे नहीं हमारे गांव में कभी भी। हमारा गांव का संयोजन खराब है ना। वहाँ गया, पंचायत समिति में गया, तहसील में गया, कोई बोलते आते आते करके बोलते। यहाँ काश्तकार इतने तकलीफ में, उसका खेत में गया तो वो खेत में से वापस आता, क्योंकि उसको पराठी वैसी है और जमीन में देखे तो पानी नहीं आ रहा ऊपर से। कर्ज माफी हुआ क्या? हुआ कई लोगों का 25% को हुआ। यहाँ कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिनका नहीं हुआ उनको बैंक क्या बोलती है? बैंक क्या, जिसको 1.5 लाख रुपए जिसके पास, जिसके ऊपर है, ऊपर के पैसे भरो बोलते बैंक। तो आप वोट देंगे मोदी सरकार को? अब क्या यार, यही ना है तो कहाँ देंगे? को कर्ज माफी नहीं मिला तो आप देंगे? जिसको मिला कर्ज माफी वो तो देंगे ना, जिसको नहीं मिला वो कैसे देंगे? नरेंद्र मोदी वहाँ दिल्ली में बैठ के इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जमीन पे कुछ लागू नहीं हो रहा। बातें तो कोई भी करता है।
राजीव गांधी भी किया है, इंदिरा गांधी जी भी किए बातें, और राहुल गांधी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। तो क्या बातें तो सभी कर रहे हैं, आश्वासन सभी देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, करते कुछ नहीं। किसान आश्वासन से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि उनके लिए सिर्फ बात नहीं बल्कि काम हो। राजौरवाड़ी का हाल देखने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में हमें कपास की फसल लहलहाती हुई नजर आई। इस बार बादल कुछ मेहरबान रहे हैं तो उसका असर भी दिख रहा है। फूल खिलने लगे। कुछ दिन बाद इनमें से कपास निकलेगा। सफर के अगले पड़ाव में किसान नेता देवानंद पवार के घर पहुंचे। कभी कांग्रेस के साथ रहे देवानंद लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। हमने उनकी भी राय जानी। खासतौर पर यवतमाल जो जिला है ये किसानों की स्मशान घाट बन गया है। यहाँ पर हर रोज एक आत्महत्या हो रही है। साल के 365 दिन भी कम गिर रहे आत्महत्या के लिए। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कर्जा माफी का जो मुद्दा यहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से अभी तक ये मुद्दा जैसा अभी तक वो मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ। कर्जा माफी के बारे में बार बार तो बोला सीएम ने कि ये ऐतिहासिक कर्जा माफी है, लेकिन उसमें किसानों को अभी तक कर्जा माफी का लाभ नहीं हुआ। हमने पवार से ये भी जाना कि क्या विपक्ष इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा। राहुल जी अभी उसको फेस कर रहे हैं अच्छी तरह से। राहुल जी के ऊपर लोगों का भरोसा भी बन रहा है, लेकिन राहुल जी के साथ जो टीम है ना, उसका अगर अच्छा वर्क हो जाए और सब विपक्ष लोग मिलकर अगर ठीक से फाइट करे तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भाजपा को या मोदी जी को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। ग्रामीण इलाकों की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम यवतमाल शहर की तरफ बढ़े। हम अगले पड़ाव पर शहर के दत्त चौक पर स्थित रामायण रेस्टोरेंट पहुंचे। शहर के लोगों के लिए पेट पूजा और सियासी चर्चा का ये मुख्य केंद्र होता है, इसीलिए हम भी दोपहर के वक्त यहाँ पहुंच गए। हमने पहले लजीज खाने का स्वाद लिया और फिर बातचीत को सियासत की तरफ मोड़ दिया। हमने रेस्तरां के मालिक अशोक कोठारी से बातचीत की। कितने सालों से चला रहे हैं सर ये दुकान आप, होटल यहाँ? 30 साल से। 30 साल से चला रहे हैं। 4 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार है महाराष्ट्र में। इन 4 सालों पे व्यवसाय कुछ बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ है? व्यवसाय में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, मतलब जैसे पुरानी सरकार में था वैसे ही? बिल्कुल वैसा ही। अच्छे दिन आए नहीं? अच्छे दिन आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? अच्छे दिन कैसे आएंगे? तो क्या हो गया? यहाँ खेती के ऊपर है पूरा यवतमाल जिला। खेती में पीक पानी होता नहीं है बराबर, क्रॉप कंडीशन खराब हो जाती है। कभी बारिश ज्यादा होता है, कभी बारिश कम होता है, कभी अल्लियों का प्रकोप रहता है। यहाँ सब किसानों के भरोसे पे धंधे हैं। तो किसान आपके जो रेगुलर कस्टमर होंगे वो भी किसान नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, ज्यादा में ज्यादा किसान है। किसान के जेब में पैसा घटा तो आपका व्यवसाय घटा? सवाल ही नहीं आता। धंधे में तो फर्क ही पड़ने वाला है। और जो नीतियां आर्थिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई हैं, जीएसटी, नोटबंदी, उसका असर भी दिखता है क्या आपके दुकान? शुरुआत में बहुत लगा, नोटाबंदी के बाद में बहुत धंधे पे फर्क गिरा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, नया करेंसी नहीं था, इसलिए उस टाइम 1-1.5 महीना तकलीफ हुई। अशोक कोठारी की तो ये राय है, लेकिन उन्हीं के बेटे नितिन कोठारी की राय थोड़ी जुदा है। ना किसान का और सरकार का, इस सरकार की वजह से किसान ने दुखी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बारिश नहीं, पीक पानी बराबर नहीं, उसकी वजह से किसान दुखी है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो ऊपर का तो मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमारे को स्टेट में बीजेपी ही चाहिए, देवेंद्र सरकार ही चाहिए। और हमारे जो यहाँ के जो मिनिस्टर है, गार्डियन मिनिस्टर मिस्टर मदन नेरावार, एकदम जबरदस्त है। उनके इतना फंडिंग आज तक के यवतमाल में किसने लाया नहीं, इतना काम किसी और ने इसके पहले किया नहीं। हमारे लिए तो वही अच्छा है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है? ऊपर का तो इतना ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन 100% 19 में भी यही सरकार आएंगी। हमने ये भी जाना कि अगर 2019 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े तो कौन जीतेगा। जो ज्यादातर चांसेस बीजेपी के रहेंगे। बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ते हैं, फिर कौन जीतेगा? बीजेपी और सेना अगर अलग अलग लड़े तो फर्स्ट नंबर बीजेपी रहेंगी, सेकंड पे सेना रहेंगी। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो सब्जेक्ट ही नहीं कुछ, वो थर्ड पे ही। चर्चा में राहुल गांधी का जिक्र आया तो हमारे पीछे बैठे निकेश हंसने लगे। हमने उनसे उनकी हंसी का कारण भी पूछ लिया। क्या राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे थे? नहीं, युवा है
तो क्या, लेकिन उन्हें सारे टॉपिक से अनभिज्ञ से लगते हैं। कुछ भी चीजें बोलते हैं। आज अभी वो राफेल डील की बात बार बार दोहराते रहते हैं। एक ही चीज पे सरकार को घेरते रह रहे हैं। उनके पास सारे वो प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, फिर भी वही चीज पे बहस करते हैं। वो खुद डेवलपमेंट की तरफ और बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन देश में महंगाई है ना, महंगाई का मुद्दा तो कांग्रेस उठाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? महंगाई का मुद्दा तो कांग्रेस के जमाने में भी था ना। दिल्ली की सरकार ये प्याज और इसके चक्कर में तो उखाड़ फेंकी, तब वहां पे बीजेपी आई है। तो बीजेपी ने महंगाई को कम करने का वादा किया था ना? महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन विश्व सरकार फिर से मौका देना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं मौका देना चाहिए। वो अच्छे काम कर रही है। बाकी अगर हम किसी पुअर को देखते हैं तो उनके चेहरे पे जो आज खुशी है, खुशी की लहर है, खुशी दिखती है गरीब के चेहरे पे। क्यों नहीं दिख रही है? जिनके घरों में कभी गैस नहीं था, उनके घर में आज गैस है। जिनके पास कभी टॉयलेट नहीं था, उनके पास आज टॉयलेट है। ये सारी चीजें, जिनके पास कभी घर नहीं था, मोदी सरकार में उन्हें घर मिल रहा है। ये सारी डेवलपमेंट ही तो है। तो इस सारी चीजों के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही होगा हमें। कुछ दिन, अभी तो ये 4 साल ही सैक्रिफाइस किए, और अगले 5 साल उनको मौका दिया तो शायद इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। क्या नाम जनाब आपका? स्वप्निल दुर्गेकर। क्या करते हैं स्वप्निल? इंजीनियर हो। इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? मोदी जी को फिर से मौका मिलेगा, आपके दोस्त कह रहे हैं। इंडिया सुपर पावर बनने के लिए तो अभी बहुत मुश्किलें है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि 2020 में बन जाएगा इंडिया सुपर पावर। 2020 तो नजदीक। जी नहीं, अगर नहीं, एक्चुअली इंडिया सुपर पावर बनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम हमारे बेसिक जो चीजें हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है, हर एक चीज को ऑनलाइन कर दिया है, तो उसमें जो बीच में जो दलाली जो थी, वो दलाली काफी हद तक कम हो गई है। अभी हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट अगर करना है तो हम सब ऑनलाइन पद्धति से ही करते हैं। तो निकेश, स्वप्निल और नितिन तो मोदी सरकार को दूसरा मौका देने के पक्ष में है। हमने रेस्टोरेंट में खाना खा रहे कुछ और शहरियों से भी बात की। तो फिर से किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी? 101% नरेंद्र मोदी की। क्या इसके पीछे आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए? अभी चर्चा में तो दो ही विषय है, एक ही विषय है, नरेंद्र मोदी का डाटा और इंदिरा गांधी का बेटा, ये दो ही चर्चा है विषय। और कोई उनके टक्कर में खड़े रहने की लायकी में नहीं है कोई। सिर्फ डाटा ही दे रहे हैं कि जमीन पे भी दिख रहा है उनके कामों को? सर बहुत कुछ दिख रहा है और दिखेगा। क्या दिखा आपको? जमीन दिख रहा है, वो जो झाड़ बड़ा हुआ है अभी तक वो कांग्रेस सरकार का है। जो उन्होंने अभी तक के बोया है वो अभी काट रहे नरेंद्र मोदी जी, और अभी ये जो बोएंगे वो आगे आने वाली पीढ़ी काटेंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि सबके अच्छे दिन आएंगे। शहर के आम लोगों का मूड जानने के बाद हमने बुद्धिजीवी वर्ग की राय जाननी चाहिए। हम पेशे से डॉक्टर सुदर्शन कांबले के पास पहुंचे। हमने उनसे जाना कि जनता की सेहत पर सरकार कितना ध्यान दे रही है। किसानों का जिला होने के बावजूद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की निहायती कमी है, ये तो बात सही है। और जिस लेवल तक वो यहाँ पे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, उस लेवल तक सरकार के तरफ से बोलो या निश्चित ही वहाँ पे थोड़ी कमी तो डेफिनेटली है। स्कीम तो इससे पहले भी थी, कई राज्यों में थी। यहाँ पे भी 5 लाख का स्कीम आया है, तो बहुत सारे बीमारी को इलाज बहुत अच्छे से 5 लाख में किया जा सकता है। पर खैर वही बात आती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर सभी पेशेंट लेने के लिए बहुत अच्छे से सुविधा मिलना बिल्कुल ये है। सक्सेस जो है मोटिव पे डिपेंड करता है। सरकार का मोटिव अगर बहुत ही अच्छा रहे पेशेंट के लिए तो डेफिनेटली सबका फायदा ही है उसमें। पेशेंट लगा तो बहुत फायदा है, पर उसका मोटिव अगर साफ नहीं है तो फिर कितना भी कुछ अमाउंट 10 लाख भी किए तो भी कोई फायदा नहीं। तो आपने सुनी यवतमाल जिले की जनता की राय। इन्हीं सब मुद्दों पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार चला रही है। केंद्र की मोदी सरकार को भी 4.5 साल हो गए हैं। चुनाव में चंद महीने बचे हैं, इसीलिए जनता की राय बेहद अहम हो जाती है। आइए अब जरा पिछले चुनावी नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यवतमाल में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में जिले की 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जबकि शिवसेना और एनसीपी एक सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस तो यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यवतमाल वाशिम से शिवसेना की भावना गवली पुंडलिक राव विजय रही। वो लगातार दूसरी बार सांसद बनी है।
अगर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। शिवसेना 18 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 4 जबकि स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट मिली थी। 10 लोकसभा सीटों वाला विदर्भ 2019 के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, लेकिन इतना तो तय है कि 2019 में भी यवतमाल की जनता के लिए किसानों की समस्याएं मुख्य चुनावी मुद्दा होंगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के इलाके विदर्भ में किसान की आत्महत्या थम नहीं रही। तो ये थी यवतमाल की जनता की राय। कल वोट यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में और जानेंगे कि क्या कहती है वहां की जनता।